नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस ना लेकर आज हिस्ट्री की बात करेंगे। भारत के इतिहास में एक बहुत महान व्यक्तित्व हुआ, एक बहुत महान योद्धा हुआ। योद्धा के साथ साथ एक महान स्ट्रेटेजिस्ट हुआ। दुख की बात यह रही, हमारा इतिहास उस महान स्ट्रेटेजिस्ट को भूल गया, हमारे इतिहासकार उसे भूल गए। और बिल्कुल सच बोलूं तो भूल ही नहीं गए, हमने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, उन्हें वो इतिहास में जगह नहीं दी। अभी बहुत जल्द उनका जन्म दिवस आने वाला है, तो उनके जन्म दिवस पर उनकी स्ट्रेटेजी को हम यहां पर डिकोड करेंगे। मैं बात कर रहा हूं लचित बोरफुकन की, जिन्होंने मुगलों को इतनी बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह हराया कि मुगल उनसे फिर कभी टकराने की कोई उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। मुगलों को यह समझ में आ गया कि एसमीर से, अहोम साम्राज्य से सीधी लड़ाई नहीं की जा सकती, और उन्होंने भविष्य में उनसे लड़ने का, डायरेक्ट लड़ने का कोई प्लान छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं लचित बोरफुकन के और गुणों की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बहादुरी की बात नहीं करूंगा, मैं उनके समर्पण भाव की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उनके स्ट्रेटेजी की, जो उन्होंने युद्ध में अपनाई। एक कमजोर सेना होते हुए भी, एक छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने किस तरीके से मुगलों को बुरी तरह हराया। तो हम उस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, हम बोरफुकन के थॉट प्रोसेस की बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता था। और एक बात ध्यान रखना, इस युद्ध को केवल एक फिजिकल युद्ध की तरह मत लेना, आप उस स्ट्रेटेजी के कॉन्सेप्ट को समझना। वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे आप कहीं मैनेजर हो, कहीं अधिकारी हो, या पॉलिटिकल फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप उसे अपने फील्ड में भी अप्लाई कर पाएंगे और आपकी सक्सेस आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। पहले हम लचित बोरफुकन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, जो बोरफुकन है वो नाम नहीं है, वो एक उपाधि है। असम की जो वेस्टर्न कमांड होती थी, जो अहोम साम्राज्य में वेस्टर्न कमांड होती थी, उस सेना के चीफ को बोरफुकन कहा जाता था। एक जो बहुत बड़ा पद होता था वो होता था बोरबरुआ, जो सबका हेड होता था, यानी कि सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखता था, सारा सेनाओं का हिसाब किताब देखता था, उसे बोलते थे बोरबरुआ। और जो असम का वेस्टर्न पार्ट था, उसकी जो सेना का जो चीफ था, उसे बोरफुकन बोला जाता था। उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी बोरफुकन की। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि अगर हम नक्शे को देखें, देखिए ये असम है, ठीक है, ये बांग्लादेश यहां पे है, अब बांग्लादेश है, पहले ये बंगाल था, ठीक है, तो ये वेस्ट पार्ट है। तो कोई भी जो दुश्मन होता था, जो दिल्ली में बैठता था, चाहे मुगल हो चाहे कोई और हो, वो यहां से हमला करता था। तो ये जो वेस्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो पूरा असम था, एक तो पूरा असम था, उसमें एक हिस्से को अलग किया गया था इस वजह से कि यहां का जो आर्मी चीफ है वो अलग हो, वो स्पेशल हो, जिससे कि यहां से जितने भी हमले हो वो उसे संभाल सके। तो बोरफुकन एक बहुत बड़ा पद था, तो लचित को वो पदवी एक समय दी गई, और हम उस युद्ध की, जिसमें लचित इन्वॉल्व थे, जिसमें लचित ने अपनी सेना को लीड किया था, हम उस युद्ध की बात करेंगे। अच्छा, अब हम पहले एक काम करते हैं, हम उस बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि मुगलों में और अहोम साम्राज्य, जो असम में उस समय जो साम्राज्य था उसे अहोम साम्राज्य कहा जाता था। तो अहोम साम्राज्य और मुगलों में क्यों लड़ाई हुई, पहले हम इस बात को देख लेते हैं। मुख्यतः दिल्ली में उनका राज हुआ करता था मुगलों का, ठीक है। अब वो करते करते यहां बंगाल में भी वो लोग पहुंच चुके थे। अब जो ये पार्ट है, ये जो असम है, ये जो अहोम, ये अहोम साम्राज्य है, ठीक है, ये अहोम साम्राज्य है। अब इसकी अगर आप स्ट्रेटेजिकल पोजीशन देखें, ये बॉर्डर पर है, यानी कि अगर हमें तिब्बत की तरफ जाना है, यहां से फिर आगे चीन की तरफ जाना है, या फिर यहां से बर्मा की तरफ जाना है ना, या बर्मा से साउथ ईस्ट नेशंस जैसे थाईलैंड है, उधर के जो नेशंस है उधर की तरफ जाना है, तो इस वाले राज्य पे, यानी कि अहोम साम्राज्य पे काबू करना, उसे कंट्रोल करना सबसे जरूरी था। तभी तो यहां से और आगे जाएंगे। तो यहां नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो एक बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, इसकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन थी, इसकी स्थिति। असम को जीतकर जो नेशंस थे, क्योंकि ये बॉर्डर पर है, तो जो और नेशंस थे उन तक पहुंचना था, चाहे वहां ट्रेड करना हो या उन पर अधिकार करना हो। जब हम इस पहली स्टेज को जीतेंगे तभी तो हम अगली स्टेज पर पहुंच पाएंगे। तो इसकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन की वजह से मुगल इस पर बार बार हमला कर रहे थे, इसको जीतने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी क्रम में जो पहला युद्ध हुआ वो 1616 में हुआ।
1616 में बैटल ऑफ समधारा में अहोम साम्राज्य पर मुगलों ने पहली बार हमला किया। देखिए, हम ना बैकग्राउंड समझ रहे हैं, अभी हम छोटा छोटा करके थोड़ा उस मेन घटना तक पहुंचेंगे जब लचित बोरफुकन की भूमिका आएगी। ठीक है, तो 1616 में पहला अटैक हुआ, लेकिन होता क्या था, बहुत सारे अटैक मुगलों ने बार बार किए अहोम साम्राज्य को जीतने के लिए। पर होता क्या था, जैसे यहां पे ये प्रदेश जीत लिए, और जैसे ही अहोम लोगों को मौका मिलता था, उनकी सेना को मिलता था, वो वापस से रात में किसी और समय उन पर हमला कर देते थे, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी स्थिति देखकर, मुगल सेना की स्थिति देखकर। तो ये बार बार हमला करते, कुछ हिस्से जीत भी लेते, लेकिन वो दोबारा से अपने हिस्सों पर काबू कर लेते। तो इस तरीके से चलता रहा। 1616 से चालू हुए युद्ध, कई सारे युद्ध इस तरीके से चलते रहे, और हर बार अहोम साम्राज्य कामयाब रहता अपने हारे हुए हिस्सों को दोबारा जीतने में। तो 1662 के अंदर औरंगजेब जब मुगलों का राजा था, उसने मीर जुमला को एक डिसाइसिव जीत के लिए वहां भेजा। 1662 के अंदर मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला ने जैसे पहले अटैक हुए वैसे ही अटैक किए, और कई सारे हिस्से वहां के जीत लिए, जैसे कि पहले हो रहा था। लेकिन जब वो जीत लिए तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जो अभी तक होता आ रहा था। अहोम साम्राज्य ने फिर से हमला किया। उस समय वहां के जो राजा थे अहोम साम्राज्य के, वो थे जयध्वज। तो उनकी सेना ने मौका मिलकर फिर से हमला किया, और इनको फिर से रिट्रीट करना पड़ा। लेकिन अब की बार मीर जुमला ने और सेना मंगा ली बंगाल से। देखिए, बंगला जो है ना, जो बंगाल था, ठीक है, इस पर तो मुगलों का पहले से ही राज्य था ही। तो यहां से और सेना मंगा ली, और बड़ी सेना मंगा ली, और पूरा जो हथियार है बहुत बड़ी मात्रा में मंगा लिए, और फिर से अहोम साम्राज्य पर हमला कर दिया, और इस बार कुछ हद तक परमानेंट कंट्रोल कर लिया। जयध्वज को आखिरकार संधि करनी पड़ी। इस संधि में डिसाइड हुआ, मुगल लोगों को 3 लाख रुपए पर साल अहोम साम्राज्य एज अ पनिशमेंट, एज अ फाइन देगा। लेकिन मुगल लोगों की नीचता की हद तब हुई जब उन्होंने राजा की बेटी को, उनकी भतीजी को उठा लिया और मुगल हरम में भेज दिया। कहने का मतलब यह है कि ये जो जब लड़ाई होती है तो संधियां होती हैं, फाइन्स होते हैं, लेकिन ये नीचता की हद थी कि दूसरे की पुत्री को उठा लिया। यानी कि ये बहुत अपमानजनक स्थिति थी अहोम साम्राज्य की। तो इस हार के दुख से राजा जयध्वज की मृत्यु हो गई 1663 में। अब उनके भाई चक्रध्वज वहां के राजा बने 1663 में, और राजा चक्रध्वज ने यह संकल्प ले लिया कि मुगलों को यहां से भगाना है, और परमानेंट भगाना है, और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। 1667 के अंदर उनको जिस तरीके के व्यक्ति की तलाश थी, जिस तरीके के कमांडर की जरूरत थी, उन्हें वो मिल गया, और उसका नाम था लचित बोरफुकन। 1667 में लचित बोरफुकन को बोरफुकन चीफ कमांडर बनाया गया वेस्ट आर्मी का, और राजा चक्रध्वज ने मुगल आर्मी को जो 3 लाख का फाइन था वो देना बंद कर दिया। 1669 के अंदर, यानी कि जब बोरफुकन वहां के चीफ बने, लचित बोरफुकन जब वहां के चीफ बने, उसके 2 साल बाद औरंगजेब ने पूरा अहोम साम्राज्य जीतने के लिए अपने खास व्यक्ति राजा राम सिंह को, आमेर के राजा राम सिंह को भेजा, और ऑर्डर दिया कि आपको जीतकर ही आना है। अब जो ये हमला था, जो अब हमारा जो वीडियो है वो इस युद्ध के ऊपर है। इस युद्ध को बोला गया बैटल ऑफ सरायघाट। अब यह युद्ध राजा राम सिंह, जो कि औरंगजेब ने भेजा था, और लचित बोरफुकन, जो अहोम साम्राज्य के चीफ आर्मी, वेस्ट आर्मी के चीफ थे, उन दोनों के बीच में हुआ। अब यहां से यह सारा खेल शुरू होता है। जो बोरफुकन ने जो स्ट्रेटेजी यूज की, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, बोरफुकन ने सबसे पहले स्ट्रेटेजी अपनाई जो किसी समय में नीतिकार, महान रणनीतिकार चाणक्य ने यूज की थी, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था। तो चाणक्य ने क्या किया था कि अपने जासूस दुश्मन की सेना में भेज दिए थे, जिन्होंने यह फैला दिया था कि भारत के लोग जादू करते हैं, जादू टोना करके मन को काबू कर लेते हैं दुश्मनों के। तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजी यहां पे बोरफुकन ने अपनाई, और अपने जासूस दुश्मन की सेना के अंदर मिक्स कर दिए, और इस तरीके का मैसेज फैलवा दिया कि अहोम साम्राज्य में, असम की सेना में बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं जो काला जादू करते हैं, जो दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं दुश्मन को, और उनकी सेना में राक्षस लोग हैं,
जो बहुत भयानक हैं, यानी कि वो साधारण जनमानस नहीं है, साधारण लोग नहीं है। तो इस तरीके से बोरफुकन ने दुश्मन की आर्मी के अंदर भय फैला दिया। तो जो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो क्या करता है, वो अपनी सेना के मोराल को ऊपर लेके जाता है, उसे हाई रखता है, और दुश्मन के मोराल को वो, उसके मनोबल को वो नीचे गिराता है। तो सबसे पहले बोरफुकन ने ये काम किया एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कि उनके मनोबल को नीचे गिराने का काम किया। अब आती है दूसरी स्ट्रेटेजी की बात। महान शिवाजी महाराज कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते थे? वो यूज करते थे गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है हिट एंड हाइड, यानी कि दुश्मन पर हमला करें और छुप जाएं। इसी स्ट्रेटेजी का उपयोग लचित बोरफुकन ने करने का डिसाइड किया। वो क्यों किया? देखिए, जो वो आर्मी थी, मुगल आर्मी, उसकी एक खास बात थी, वो बहुत बड़ी थी। उसमें 80,000 सैनिक कम से कम थे, जिसमें घुड़सवार थे। दूसरी बात, उस सेना के पास बहुत सारी तोपें थी, बहुत हैवी तोपें थी, जो बहुत विध्वंस मचाती थी। तीसरी बात, उनके पास बड़े बड़े शिप्स थे। कहने का मतलब यह है कि जो उनकी फौज का आकार था वो बहुत बड़ा था, तो उनको खुले मैदान के अंदर हराना बहुत ही मुश्किल था। आर्मी का साइज इतना ज्यादा था, जबकि दूसरी तरफ अहोम साम्राज्य की आर्मी काफी छोटी थी। तो एक छोटी आर्मी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आर्मी, और जिसके पास उस समय के आधुनिक विध्वंस मचा देने वाले हथियार। तो बोरफुकन को यह बात समझ में आ गई कि उनको हराना खुले मैदान में, चौड़े मैदान में, बड़े मैदान में उनको हराना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजी अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। और गुरिल्ला युद्ध का भी एडवांस वर्जन। शिवाजी महाराज युद्ध करते थे जंगलों में, गुरिल्ला युद्ध करते थे जंगलों में, पहाड़ों में। लेकिन बोरफुकन ने डिसाइड किया वो युद्ध लड़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। जो असम के लोग थे, देखिए वो जो इलाका है असम का, वो नदियों का इलाका है, तो वहां का एक साधारण व्यक्ति भी बहुत स्किल्ड है नदियों को पार करने में। तो वहां की जो फौज थी वो बहुत स्किल्ड थी पानी के मामले में, है ना। कह सकते हैं कि उनकी जो नेवल, जो मिलिट्री थी, जो उनकी समुद्री सेना थी, वो बहुत तेज थी, वो बहुत एक्सपर्ट थी। तो अपनी सेना की जो खास बात है उसका उपयोग करने की उन्होंने सोची। तो जो उनकी खास बात थी मुगलों की, जो बहुत बड़ी थी, उसमें कुछ कमियां भी थी। उन कमियों को एक्सप्लॉइट करने का समय था। कमियां क्या थी? देखिए, जो इनके पास शिप्स थे वो बहुत बड़े थे। बहुत बड़े शिप होने का मतलब क्या है कि वो अगर समुद्र में लड़ते तो वो बहुत अच्छा लड़ते। लेकिन बोरफुकन की स्ट्रेटेजी ये थी कि हम नदी में लड़ेंगे। नदी में देखिए जो एरिया होता है, जो उसका नदी का जो पानी होता है वो कहीं पर उथला होता है, कहीं पे गहरा होता है। यानी कि वहां अगर बड़े शिप ले जाए जाएं तो वो फंस जाएंगे। वो जो उथला वाला एरिया है, जहां शैलो एरिया, जहां पानी की गहराई कम है, वहां वो फंस जाएंगे। और बड़े साइज होने की वजह से उनका जो मूवमेंट है, घूमने का मूवमेंट है, वो स्लो था। तो ये उनकी वीकनेस थी। दूसरी वीकनेस जो उनकी बहुत बड़ी थी, वो खुले मैदान में तो बहुत अच्छा लड़ सकते थे, लेकिन अगर एरिया छोटा हो जाए तो उस छोटे एरिया में उनको अकोमोडेट करना, बड़ी सेना को अकोमोडेट करना मुश्किल होगा। कहने का मतलब यह है कि बोरफुकन ने डिसाइड किया कि छोटे एरिया में लड़ा जाएगा और गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाएगा, तो उनको बड़ा स्पेस दिया ही ना जाए। यह उनकी मेन स्ट्रेटेजी थी। कहने का मतलब यह है कि उनकी जो कमियां हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसका पूरा उपयोग किया जाए। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोरफुकन ने इस युद्ध में भाग लिया, अपनी आर्मी को लीड किया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी और अपनाई, जो रिवर थी। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस नदी को क्रॉस करना बहुत जरूरी है अगर असम के अंदर घुसना है। तो उन्होंने क्या उपाय किया कि एक तो उन्होंने ये डिसाइड किया जो युद्ध हम करेंगे वो इस नदी के अराउंड करेंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या की, जो नदी के जो पहाड़ हैं, है ना, जो आसपास के एरिया हैं, इनमें किले बनवा दिए अपनी सेना के लिए, जहां वो लोग रुक सकें, अपने हथियार रख सकें, खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट हो, यानी कि वो युद्ध के समय में वहां पे रह सकें। तो क्या क्या काम किया कि हम जो लड़ाई है वो पानी में लड़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे लड़ेंगे। दूसरा काम, ब्रह्मपुत्र के चारों तरफ उन्होंने किले बनवा दिए। तो ये दो स्ट्रेटेजी अभी वो काम कर रहे हैं। अब तीसरी बात ये है, लेकिन जो दुश्मन है वो नदी पर क्यों लड़ेगा? वो तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल रिवर ही एक रास्ता थी असम में पहुंचने का, एक दूसरा रास्ता था, हिली एरिया था, जहां से मुगल आर्मी को गुजरना था, है ना। इससे पहले जो युद्ध हुए थे वो इसी तरीके से होते थे। तो उनको क्लियर था बोरफुकन को कि इस रास्ते को रोकना पड़ेगा। अगर इस रास्ते को नहीं रोका तो फिर तो मुगल आर्मी यहीं से जाएगी,
और हमला करेगी, सिचुएशन वैसी ही आएगी, वो बड़े मैदान में लड़ा जाएगा युद्ध, है ना। तो इस रास्ते को बंद करने के लिए इस पे दीवार बनवा दी, मिट्टी की दीवार, बहुत बड़ी दीवार, बहुत मजबूत दीवार, है ना। लेकिन जो ये दीवार है उसे मुगल आर्मी तो तोड़ ही सकती थी क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, उनके पास तोपें थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो पहाड़ थे यहां पे अपने आर्मी तैनात कर दी पहाड़ों के चारों तरफ, यानी कि गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए। अब देखिए ये जगह है बहुत कम, ठीक है, तो एक बार में बहुत ज्यादा सैनिक आ नहीं सकते। तो ये जो एरिया है ना, ये जो पहाड़ी रास्ता है ये बहुत चौड़ा नहीं है, तो बहुत कम सैनिक ही एक एक करके वहां से निकलेंगे। अब यहां पे है दीवार, ठीक है, और यहां पे बना दिया उन्होंने, यहां पे तैनात कर दिए सैनिक। तो जब उसे तोड़ने के लिए, दीवार को तोड़ने के लिए मुगल सेना आगे बढ़ती तो उस पर चारों तरफ से हमला हो जाता। तो इस तरीके से करते करते कई महीने गुजर गए और मुगल आर्मी इस दीवार को तोड़कर पार नहीं जा पाई। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, बुरी तरह थक गए, तो उन्होंने ये समझा कि इस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। और दूसरा रास्ता कौन सा था, वही रिवर वाला, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला। यानी कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर को, नदी को पार करके असम पहुंचेंगे और वहां युद्ध करेंगे। अब बोरफुकन भी तो यही चाहते थे कि जो थल युद्ध है उसे अवॉइड किया जाए और उसको शिफ्ट करके पानी में लड़ा जाए। अब मुगल आर्मी समझ रही थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, उन्हें यह नॉलेज नहीं थी कि उनसे ऐसा करवाया जा रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये सोची समझी हुई है। तो राजा राम सिंह ने अब रिवर को क्रॉस करके युद्ध लड़ने का प्लान किया कि हम रिवर को क्रॉस करके असम के अंदर पहुंचेंगे और वहां पे युद्ध लड़ेंगे। अब यहां पे देखिए, जो अहोम साम्राज्य के जो लोग हैं, वहां की जो आर्मी है, उन्हें तो अपने चप्पे चप्पे की खबर है क्योंकि वहां के वो लोकल लोग हैं, उन्हें उसकी फुल नॉलेज है। दूसरी एक चीज उन्होंने और क्या की, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, ऐसा नहीं है कि नदी के कहीं पे भी वो लड़ाई शुरू कर दें। जो नदी का नैरो वाला पार्ट था, जिसकी चौड़ाई बहुत कम थी, जो कम से कम चौड़ाई थी, वहां पे युद्ध लड़ा जाए, ये वाली कोशिश रही, जिससे कि जो आर्मी है मुगल की आर्मी को, उसको घेरा जा सके। देखिए ये जो एरिया है जितना बड़ा होगा, आर्मी को, मुगल आर्मी को घेरना उतना मुश्किल होगा। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं। तो पानी की गहराई जितनी ज्यादा होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा, क्षेत्र, वो जो पानी का क्षेत्र है वो जितना ज्यादा होगा, मुगल आर्मी के लिए उतनी सुविधा होगी। तो जो लड़ने का प्लान बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया जहां चौड़ाई कम हो नदी की, जिससे कि उनको बहुत कम एरिया में घेर लिया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी उनके बहुत काम आई। अब देखिए वो रात को क्या करते थे, जब मुगल आर्मी रात को आराम करती थी, अपने जहाजों को खड़ा कर देती थी, तोपों को खड़ा कर देती थी, तब अहोम साम्राज्य के लोग, तब अहोम आर्मी उन पर हमला करती थी। अभी तक मुगल साम्राज्य क्या करता आया था, वो साम दाम दंड भेद से जीतता आया था किसी भी साम्राज्य को। उनकी बहुत सीधी सी पॉलिसी थी कि हमें जीतना है। लेकिन इस बार उनकी प्रवृत्ति के लोग ही उनसे टकराए थे। देखिए जो मुगल साम्राज्य है वो केवल दो साम्राज्यों को नहीं हरा पाए, उनसे नहीं टकरा पाए। अगर हम मोटा मोटा बात करें, एक मराठा लोग और एक अहोम साम्राज्य के लोग, क्योंकि दोनों ही गुरिल्ला युद्ध से लड़ते थे और दोनों ही जीत के लिए लड़ते थे। तो मुगल साम्राज्य को इन लोगों ने उन्हीं की टेक्निक से मतलब है कि टिट फॉर टैट, बाय हुक और बाय क्रुक, उनको जीतना है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ वो इनसे लड़े। अब वो क्या करते थे, रात को हमला करते, और उन्होंने इस तरीके की नावें बनाई हुई थी, इस तरीके के जहाज बनाए हुए थे जो शेप में बहुत क्विक थे, जो साइज में छोटे थे, और उनकी जो शेप थी वो बहुत क्विक मूव करती थी पानी के अंदर, और बहुत ही तगड़ा हमला, बहुत फियर्स हमला वो करते थे। और उनके जैसे जहाज हैं जो उन्होंने एंकर किए हुए हैं, जो उन्होंने बांधे हुए हैं, उनकी रस्सियां खोल देना कि वो डूब जाए, इधर उधर हो जाए। और उनकी जो तोप थी, ऐसा बताया जाता है कि उनमें उन्होंने पानी भर दिया, जिससे कि अगले दिन वो गीली हो गई और वो अपना काम नहीं कर पाए। तो इस तरीके से वो रात को हमला करते, बहुत तेज हमला करते, बहुत विध्वंस मचा देने वाला हमला करते, और हमला करके वो छुप जाते। मुगल आर्मी के राजा राम सिंह के समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कई महीनों तक ट्राई करते रहे, लेकिन वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे। युद्ध 1669 में हुआ था और 1671 आते आते उनके 4000 5000 सैनिक मारे गए और हजारों सैनिक घायल हो गए। वो इतने हताश हो गई, उनकी आर्मी इतनी हताश हो गई मुगलों की, कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। राजा राम सिंह को यह समझ में आ गया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसने बीच में एक चाल और चली, राजा राम सिंह ने, उसने संदेश भिजवाया कि भाई आप लोग बहुत कायर हो, अगर बहादुर हो तो ढंग से लड़ो, खुले मैदान में लड़ो, इस तरीके से छुप छुप के लड़ने से आपकी कायरता सिद्ध होती है। पर जब यह संदेश भिजवाया तो लचित
बोरफुकन ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उस पर स्टिक रहे। उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया कि आप हमें इस तरीके से बहादुर समझो, हम आपके तरीके से युद्ध लड़े, नहीं। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो उसी पर स्टिक रहे। देखिए, जहां तक बहादुरी की जो बात है, उस बहादुरी को किस तरीके से डिफाइन करोगे? जो मुगल लोग हैं, अगर वो बहादुर होते तो इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने क्यों भेजी? अगर बहादुरी की बात है, अगर उनके 40,000 लोग हैं तो 40,000 भेजते। दूसरी बात, जब उनके पास जैसे हथियार हैं, अगर तुम बहादुर हो तो वैसे ही हथियार लेके आते। तुम तोप लेकर, बड़ी बड़ी तोप लेकर क्यों आए? उनके पास तो तोप नहीं थी उस हिसाब की। तो बहादुरी की बात नहीं है, यहां स्ट्रेंथ की बात है। मुगल लोग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लड़ रहे थे और वो लोग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लड़ रहे थे। तो जो ये स्ट्रेंथ है उसको अहोम्स आर्मी ने नहीं छोड़ा। उनकी जो आर्मी थी वो अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर स्टिक रहे। और एक समय आया जब मुगल आर्मी को यह लग गया अब यहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो समय कब आया? एक्चुअली आ गया अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में मॉनसून चालू हो गया था और नदी में, ब्रह्मपुत्र रिवर में बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ के समय में क्या होता है कि वहां पे बीमारियां फैल जाती हैं। बारिश के दिनों में तो बीमारियां फैलती हैं। और दूसरी बात यह है, जो वो पीछे जो बंगाल था अहोम साम्राज्य के, वहां से वो रास्ता कट हो जाता था। यानी कि अब आपको रसद की सप्लाई, फूड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, हथियारों की सप्लाई नहीं हो पाएगी और सैनिकों की सप्लाई वहां से नहीं हो पाएगी। तो वो पीछे से जब रास्ता कट गया, अब पीछे से हेल्प नहीं मिल सकती, तो राम सिंह ने यह डिसाइड किया कि यहां से अब पीछे हटना ही बेहतर है। क्यों अपने सैनिक मरवाए जाएं? और जिस तरीके से उनकी जो आर्मी है वो फ्रस्ट्रेट थी, वो निराश थी, वो हताश थी, उसको देखते हुए उन्होंने पीछे हटना ही ठीक समझा। वहां पे जो बोरफुकन ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई उस पर वो अडिग रहे, उस पर वो चलते रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद का प्लेग्राउंड बनाया, खुद की पिच बनाई और अपने प्लेग्राउंड पे युद्ध लड़ा। ऐसा नहीं है जो मुगल लोग जो सोच रहे थे उनके हिसाब से युद्ध नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, अपना प्लेग्राउंड बनाया, अपनी पिच बनाई और विरोधी टीम को अपनी पिच पर खिलाया और उनको हराया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे लड़ेंगे। हम नदी में लड़ेंगे। नदी में लड़ने के लिए उन्होंने जो लैंड रूट था उसको बंद किया। अब मुगल सोच रहे हैं कि वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको उस तरीके से लड़वाया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत सोचने वाली है, ये जो साइकोलॉजी है इस पर बहुत ध्यान देने वाला है। अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपने फील्ड में अप्लाई करें, यानी कि अपना प्लेग्राउंड खुद बनाएं, अपनी पिच खुद बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बजाय दुश्मन की स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वहां पे जीत निश्चित होती है। अब अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये उसी समय कामयाब थी, ये आज के समय में भी कामयाब है। अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर भारतीय क्रिकेट के बारे में समझते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो चीजें समझनी आसान हो जाती हैं। भारत की क्रिकेट टीम तब तक क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से नहीं जीत पाई जब तक कि भारत उनके हिसाब से खेलते रहे, उनके मन मुताबिक, उनके मन की पिच बनाते रहे। जैसे ही भारतीयों ने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनानी शुरू की, देखिए भारत की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन बॉलिंग। तो स्पिनर्स भारत की स्ट्रेंथ है। तो जब भारत ने अपनी पिचेस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनानी शुरू की, ऐसी पिचेस जिन पे बॉल घूमे, टर्न ले, तो जब ये पिचेस बनाने शुरू की तो भारत ने जीतना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने प्लेग्राउंड में अपने हिसाब से पिचेस बनाई और विदेशियों को हराना शुरू किया। तो ये वही स्ट्रेटेजी है कि अपनी पिच बनाना, अपना प्लेग्राउंड यूज करना। अब अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो आज के समय में अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो भी इसी स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं, यानी कि अपना ग्राउंड खुद बना रहे हैं, खुद उसे चुन रहे हैं और अपनी पिच खुद तैयार कर रहे हैं, जो कि विरोधी उस पिच पर खेले, बजाय प्रधानमंत्री मोदी भारत देश दूसरे के देश में खेले, दूसरे की पिच पर खेले। चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो, वहां पर मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी खुद तैयार करते हैं। वो विरोधियों के मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ते, वो अपने मुद्दे खुद बनाते हैं और इलेक्शन लड़कर जीतते हैं। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑयल और गैस, एनर्जी के अराउंड घूमती है, ठीक है। अब जब तक ऑयल का प्रभुत्व रहेगा दुनिया में, तब तक जो अरब कंट्रीज हैं या और ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पिच बनाई या अपनी पिच बना रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पूरी मार्केट खड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा जो ऑयल पे जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो सके, जो उन देशों की दादागिरी है वो खत्म हो सके।
तो हम अपनी पिच बना रहे हैं। दूसरी चीज जिस पे अमेरिका दादागिरी करता है वो है डॉलर। तो डॉलर में जब तक ट्रेडिंग होगी भारत की, तब तक अमेरिका इसी तरीके से दादागिरी करता रहेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत अपना सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत ने अपना यूपीआई तैयार किया और यूपीआई की ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा हैं, ना केवल भारत में बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है भारत की, उसमें ट्रांजैक्शंस दिन पर दिन इतनी बढ़ रही हैं कि आप 4-5 साल में उसका इफेक्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी उसी रणनीति पर चल रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, अपनी पिच बना रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं विरोधियों को कि वो उनकी पिच पर खेलें। और जब भारत की पिच होगी तो वो प्ले इवन होगा और भारत अपनी मजबूत स्थिति बना सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो जो लचित जी की स्ट्रेटेजी पर आधारित थी। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर और किसी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी पर वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।